हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपनी नई यूनिट जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक हमने पढ़ लिया, एस ब्लॉक हम 11th के अंदर थे तब पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक का कुछ पार्ट हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो पी ब्लॉक था आपका वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते कैसे हैं, क्या होते हैं भाई। देखो, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो हम कैसे डिफाइन कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था तो हम कह देते कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक के अंदर क्या था, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा है तो हम कह देते कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या वैसे ही डी ब्लॉक को डिफाइन करेंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ब्लॉक के अंदर जाने लग रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर जाने लग रहा है तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा। होता क्या है, एस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर गया तो एस ब्लॉक ठीक था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर गया तो वो प्योर पी ब्लॉक एलिमेंट थे, यहाँ तक ठीक था। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तो जाएगा बट लास्ट वाले डी में नहीं जाएगा। कौन से डी में जाएगा? n-1 डी में जाएगा। कौन से में जाएगा? n-1 डी में। बताएंगे n-1 डी का मतलब क्या है, मैं बताऊंगा, आगे समझ आएगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, वो एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेंगी। दूसरा, उनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में तो जाएगा बट डी ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी? लास्ट वाली डी नहीं होगी, लास्ट वाले जो आपकी सेल होगी वैलेंस सेल से पहले वाला जो डी ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या मतलब है इसका भाई कि n-1 डी में जाएगा? क्या मतलब इन चीज़ों का? देखो, कहाँ से स्टार्ट होंगे ये? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है भाई आपका। डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे लेकिन मोस्टली बातें करेंगे पहले डी ब्लॉक की। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम एफ ब्लॉक का जिक्र करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताता चलूँगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर हम पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड से आपका ग्रुप डी स्टार्ट होगा भाई। ग्रुप डी एलिमेंट कहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे? फोर्थ पीरियड से। उसके बाद आपका फिफ्थ पीरियड आएगा, उसके बाद आपका सिक्स्थ पीरियड आएगा और उसके बाद आपका सेवन्थ पीरियड आएगा। तो अगर आप पीरियड्स की बात करें तो पीरियड के अंदर 4 से लेके और 7th पीरियड तक आपका डी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये थे आपके एस ब्लॉक के। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या था आपका? एस ब्लॉक। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक था आपका पी ब्लॉक। तो इनके बीच में कौन बच गया? ग्रुप 3 से लेके 12 तक ये जो ग्रुप बच गया आपके, ये रहेंगे आपके डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, एक बार डी ब्लॉक का ही नाम लिख लेता हूं मैं, ये रहेगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर पीरियड्स की बात की जाए तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो गए 7th पीरियड पे ख़त्म। ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आपके क्या आएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात आती है भाई, इनका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे ग्रुप 1 था उनको बोलते थे हम अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 था उनको हमने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वैसे ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नाम क्यों दिया? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट्स को बोलेंगे जिनके अंदर जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट रहे, एटलीस्ट कम से कम एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लग रहे हो तो अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी ऑर्बिटल में जाने लग रहा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर डी एलिमेंट जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। हाफ फिल्ड हो, पार्शली फिल्ड हो, कोई बात नहीं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा आपके ट्रांजिशन एलिमेंट।
जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, सिवाय किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीन एलिमेंट को छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। किनको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल है, डी नहीं n-1d बोल दें, कोई बात नहीं है। जो n-1d ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड होगा चलेगा, हाफ फिल्ड होगा चलेगा, कम से कम उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहने की बात ये है। कैसे भाई, अगर आप स्कैंडियम की बात करें, चलो मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होंगे। फोर्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होके और किस पे जाके ख़त्म होगा भाई, जिंक पे। फिफ्थ पीरियड आपका यट्रियम से स्टार्ट होके कैडमियम पे। सिक्स पीरियड आपका लैंथेनम से स्टार्ट होके मरकरी पे जाएगा। तो इस प्रकार से सेवन्थ पीरियड आपका एक्टिनियम से स्टार्ट होके और लास्ट में कोई एलिमेंट और होगा वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 112 होगा। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तीन हैं, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि जो n-1d ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब n-1 का, इनका अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या रहेगा इनका, n-1 1 से 10, ns 0 से 2। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये जो ns है ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। इसका एक नाम और होता है भाई, अल्टीमेट सेल। ये जो आपकी n-1 है ये कहलाती है पेनल्टीमेट सेल। मतलब लास्ट वाली सेल से पहले वाली सेल, लास्ट से पहले वाली वो जो सेल होगी वो कहलाएगी आपकी पेनल्टीमेट सेल, और लास्ट वाली रहेगी उसको अल्टीमेट सेल भी बोल देते हैं या फिर उसको वैलेंस सेल बोल देंगे। अब देखो n-1d का मतलब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होने लग रहे हैं, फोर्थ पीरियड से। यहाँ अगर हम बात करें, ये जो n है ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब 11th क्लास में थे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर पढ़े थे हमने, वहाँ पे आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, वो डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है आपका पीरियड नंबर को। n कौन सा पीरियड होगा, कहाँ से स्टार्ट होने लग रहे हैं, फोर्थ पीरियड से। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यानी कि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 4s 0 से 2। किसके लिए बताने लग रहा हूँ, फोर्थ पीरियड के बताने लग रहा हूँ भाई, केवल और केवल एक बार फोर्थ पीरियड का जिक्र करने लग रहा हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आपका 4 हो गया। अब यहाँ डी वाला कौन सा बनेगा, देखो डी में n की जगह क्या रखेंगे, 4 - 1 कितना हो गया, 3d 1 से 10। ये रहेगा आपका जो फोर्थ पीरियड होगा उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कौन से पीरियड की बात हो रही है, फोर्थ की। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं कह दूं डी ऑर्बिटल में जाएगा, अगर मैं एक बार कह दूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, डी ऑर्बिटल का मतलब है किसका डी जाना चाहिए, कौन से पीरियड की बात हो रही है, फोर्थ पीरियड की। तो किसके डी में जाना चाहिए था, फोर्थ के डी में। 4 के डी में ना जाकर कहाँ जाने लग रहा है, तीसरे के डी में, यानी 3d के अंदर जाने लग रहा है। तो ध्यान रखना लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ना जा करके n-1d में जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि n-1d फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होने लग रहा है। अगर हम कह देते कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, डी सेल के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे क्या बोलते
इसका मतलब था 4D के अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि फोर्थ पीरियड की बात हो रही, 4D के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन जा किस में रहा, 3D के अंदर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपकी वैलेंस सेल होगी उससे पहले वाली सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, वापस आते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? पहले एक बार मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको स्कैंडियम का। एक बार साफ करें हो भैया, पहले हम एक बार एग्जांपल लेके चलेंगे स्कैंडियम का। ये आपका स्कैंडियम था, एट्रियम, और ये आपका लैंथेनम। ये एक्टिनियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21 है, जेड की वैल्यू। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक तो आएगा आपका आर्गन, जो कि एक नोबल गैस है। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने? 18। कितने बच गए? 3। अब 3 के लिए क्या होगा? ये जो फोर्थ पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक 3D में जाएगा, 4s में। अब 4s में कितने जाएंगे? 4s में कितने जाएंगे? देखो ये आपका 2 1 21 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 2 चले जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D सीरीज़ का, 4D सीरीज़ का बाद में बताएंगे। एक बार केवल और केवल ये बता रहे हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका कारण क्या है? अब यहाँ देखो, ये आपका 3D हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। ये आपका 3D और ये आपका 4s। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। D के अंदर कितना? 1। बाकी वैकेंट है। D ऑर्बिटल है, 3D जो ऑर्बिटल है वो पूरे का पूरा तो नहीं भरा, एक है और उसके पास एक है, वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। इसके बाद अगर आप 22 नंबर वाला लो, वेनेडियम लो, तो वहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। उसके बाद अगले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कितने अनपेड होने लग रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनके पास। जिंक के अंदर अगर हम बात करें, जिंक एटॉमिक नंबर 30, क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका वो रहेगा आपका 3D10 4s2। S के अंदर दोनों आगे और D के अंदर 1 2 3 4 5। यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ भी। D है वो फुल्ली फिल्ड है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अकेला अगर D ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, हम कह देंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि या तो उसके पास जो D ऑर्बिटल है वो उसके अंदर कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कम से कम D ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर, या उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, या मैं कहूँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिंक है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2 है, +2। तो यहाँ पे तो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ग्राउंड स्टेट के अंदर जिंक अपना जो D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है, वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं। जब आप Zn+1 लोगे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पहला इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, तो Zn+1 के अंदर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। D के तो अब भी भरे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन और देखेंगे, क्योंकि जिंक की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसके अंदर स्टेबल रहेगा ये। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 आई तो यहाँ से क्या हुआ? S इलेक्ट्रॉन गए आपके, यानी S है वही वैकेंट हुआ है। D पे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये शो नहीं करेगा। तो अब भी D जो ऑर्बिटल है वो इसका पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो इसलिए जो जिंक है कैडमियम में, सेम प्रोसेस आपका कैडमियम में होगा, सेम मरकरी में। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कारण पता लग गया कि इनके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर भी और इनकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर भी कहीं पे भी इनके पास D ऑर्बिटल खाली नहीं है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसीलिए ये कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट ना बोल करके इनको एक और अलग नाम दिया गया जिसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठे।
तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, झूठ मूठ के बने बैठे हैं कि हम भी ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखना जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, बट जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कारण क्या है, कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये तो ध्यान रखना ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को इसलिए कहा जाता है कि इनके पास डी ऑर्बिटल है, वो उसके अंदर कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो इनको नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम और मरकरी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे ग्राउंड स्टेट की बात कर लें चाहे इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें, दोनों ही केसेस के अंदर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट ना होकर के स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 3D सीरीज के अंदर 4D सीरीज के अंदर कैसे होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने देख लिया, n-1 इंटू डी 1 से 10 और ns 0 से 2। जो फोर्थ पीरियड है, जो आपका फोर्थ पीरियड है, इसको एक नाम दिया जाता है 3D सीरीज। दूसरा नाम क्या दिया जाता है इसको, 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। पीरियड 4 नंबर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3D के अंदर। एक नाम और दिया इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो आपका 5th पीरियड होगा उसको नाम दे दिया जाएगा भाई 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फिर पीरियड नंबर 6 आएगा, उसको नाम दिया जाएगा 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 7वां पीरियड होगा वो 6D सीरीज हो जाएगी और 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज बनाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 ही सीरीज बनाई गई हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे रखी हैं वो 3D तक ही दे रखी हैं। 4D का 5D का कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं बताता चलूँगा। मोस्टली जो इंट्रोडक्शन है, इनकी जो ट्रेंड होंगे, एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वेरी करेगा पीरियड के अंदर, तो वो केवल और केवल आपका 3D सीरीज़ के अंदर 3D सीरीज़ के लिए दिया गया है। जहाँ ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा मैं बताता चलूँगा। अब बात करते हैं भाई 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या रहेगा, 3D 1 से 10, 4s 0 से 2। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, स्कैंडियम टाइटेनियम आएगा भाई, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका एटॉमिक नंबर 22, ये नंबर 23, 24, 25, 26, 27, ये 28, 29 और 30। अगर यहाँ पे आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो देखो दो चीज़ें तो कॉमन रहने वाली हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दो चीज़ें कॉमन है, कौन कौन सी, 3D आएगा, 4s आएगा। यहाँ की बात कर लो, 3D आएगा, 4s आएगा। अब हमें देखना है कि 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और s के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, जो आपका n-1d है, n-1d और जो आपका ns है, यानी ये है वैलेंस सेल और ये आपकी पेनल्टीमेट सेल। वैलेंस सेल के बीच में और पेनल्टीमेट सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बेहद ही कम है, और एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि n-1d का इलेक्ट्रॉन जंप करके ns में जा सके हैं और ns का इलेक्ट्रॉन जंप करके n-1d में आ सके भाई। तो यहाँ जैसे हम पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे कि वो जो स्टार्टिंग में जो ट्रेंड था सेम वही ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे वो काम नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में जो ट्रेंड पकड़ेंगे, जो फ्लो पकड़ेंगे वही फ्लो लास्ट तक चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
जो फ्लो हम स्टार्टिंग में पकड़ेंगे, जो ट्रेंड स्टार्टिंग से चलेगा उसके अंदर भी कुछ वेरिएशंस आएंगी। क्यों आने लग रही वो वेरिएशन? वो इस पॉइंट के कारण, इस घटना के कारण कि NS और n-1d ऑर्बिटल है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर बाहर जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जाएं ना जाएं, कब चले जाएं हमें नहीं पता, केवल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करें। 3D सीरीज़ की बात करने लग रहा हूँ मैं भाई। ये आपकी 3D सीरीज़ है, या जिसको मैं बोल दूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3D4s 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 सब में लिखना है, कॉमन है। बात D के पास कितने जाएंगे और S के पास कितने जाएंगे। यहाँ भी अगर मैं लिखूँ ये 3D ये 4s, ये 3D ये 4s, ये 3D ये 4s, ये चीज़ें तो कॉमन है। बट यहाँ D के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे और S के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे वो देखते हैं। 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो अकेला आर्गन है वो खा जाएगा भाई। जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन तो वो हजम कर जाओगे, तो यानी 18 तो गए। कितने बचे? 3 में से D को कितने मिले और S को कितने मिले। उसका एक छोटा सा कोई ट्रिक नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कितना दे रखा है? 21। यहाँ जो दे रखा है ना आपको एटॉमिक नंबर, उसको पलटते चलो। इसको पलटोगे, 21 को पलटोगे, कितना आएगा आपका? 1 2। तो ये जो आएगा ये आपको D को मिल जाएगा, ये आएगा ये आपका S को मिल जाएगा। यहाँ कितना होगा? 3D1 4s2 भाई। 21 था, पलट दिया, 12 बन गया। D को पहुँचा दिया 1, S को पहुँचा दिया 2, काम चल गया। टाइटेनियम पे पहुँचे, 22 से आगे पीछे करोगे सेम रहने वाला, तो यहाँ भी इसको 2 दे दिए, इसको भी 2 दे दिए। जब वेनेडियम के पास पहुँचे एटॉमिक नंबर 23, इसको पलटेंगे, 23 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 32 में। जब पलटेंगे तो D के पास 3 पहुँच गए, S के पास 2 पहुँच गए। जैसे ही आप क्रोमियम पे पहुँचे 2 4 है, 2 4 पलट दोगे क्या आ जाएगा? 4 2, 3D4 4s2। जो ट्रेंड चलता आ रहा था 1 2 3, देखो 1 2 3 4, यहाँ आते ही अगर ये लिख दिया तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। जो रूल जिस ट्रेंड को हम पीछे से फॉलो कर रहे थे, अगर सेम वही ट्रेंड फॉलो कर दिया तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। बताया था कि एनर्जी डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रॉन D से S में जा सकता है, S से D में आ जाएगा। यहाँ भी वही काम होगा। ध्यान रखना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे विशेष ध्यान रखना। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 क्या होगा? 3D4 4s2 3D4 4s2। ये एक्सपेक्टेड है भाई। क्या है? एक्सपेक्टेड, मतलब आना तो ये चाहिए था, बट ऑब्जर्व क्या किया गया? ऑब्जर्व ये किया गया कि 3D4 है, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और D के पास अगर 5 आ जाएं तो 5 इलेक्ट्रॉन ले करके वो अपने आप को हाफ फील्ड कर लेगा। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वो एक स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे क्रोमियम क्या चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता हूँ मैं 4s से, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस का मैं आसानी से आ जाएगा वो। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता हूँ और मैं अपने D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करके D को हाफ फील्ड कर लूँगा, और D अगर हाफ फील्ड हो गया तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। क्या करेगा ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में क्या आएगा? 3D5 4s1 ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ध्यान रखना इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ भी जाए तो एटॉमिक नंबर याद है 24, पलटोगे बनेगा 42, 3D4 4s2। ये तो एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में क्या आएगा? D के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और ले लूँ और अपने आप को हाफ फील्ड करके स्टेबल होकर एक साइड में बैठ जाऊँ। वही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन S से ले लेगा, 3D5 4s1 बन के स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो क्या करेगा? बाढ़ में जाओ दुनिया, बंदा स्टेबल हो गया। तो ये आपका क्रोमियम का हो गया। उसके बाद जब मैग्नीज के पास पहुंचोगे वही 3D4s2 5 है, 5 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 2।
यहाँ 6 2 है, 2 6 है, 6 2 हो जाएगा, तो 3D 6 4s2। 7 पे जाओगे, फिर पलटते चलो। जैसे ही आप कॉपर पे पहुँचोगे, जैसे ही कॉपर पे पहुँचोगे, बदलना क्या होना क्या चाहिए था, 3D9 4s2, क्योंकि 29 को पलटोगे 92 बनेगा, इस पे 9 इस पे 2, ये एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए था, आना चाहिए था, बट आया नहीं। क्यों नहीं आया? फिर वही बात, ये हाफ फील्ड होकर स्टेबल होना चाहता था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जावे तो मेरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डी में पूरे, मैं स्टेबल, अपना मतलब नहीं दुनियादारी से। क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 3D10 4s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठ जाएगा। तो 3D सीरीज़ की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही हैं। क्रोमियम वैसे तो बहुत हैं, सारे के सारे हैं, एक्सेप्शनल कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम हाफ फील्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके 3D5 बन जाएगा। कॉपर है वो 3D10 पूरे करेगा, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जिंक की बात करें, 3D10 4s2। यहाँ ये तुकबंदी मत बिठा दियो कि आप डी के पास 0 और एस के पास 3, नहीं, यहाँ बच के रहना। 3D10 4s2, 18 और 10 28 और 2 30 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ध्यान रखने वाली बात, जो एटॉमिक नंबर है उसको पलटते चलो सिवाय 2 को छोड़ के। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे देना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का पूरा है। ठीक है भाई, कर दें साफ। उसके बाद अगर आप 4D सीरीज की बात करें, 4D सीरीज के अंदर एक नायोबियम का ध्यान रखना, एक याद रखना है पैलेडियम का। कुछ नहीं है, बस 2 याद रखने, एक्सेप्शनल केसेज हैं। पैलेडियम में वैसे तो कोई खास रीज़न बन नहीं रहा, हम यही बताएंगे नायोबियम के अंदर, सॉरी पैलेडियम नहीं, नायोबियम के अंदर अगर हम नायोबियम की बात करें 4D सीरीज के अंदर, और एक आपका पैलेडियम, इसका होना चाहिए था 4D4 5s1। इसका तो ये आएगा, बस जो पीछे से ट्रेंड चलता रहता वो था आपका 4D2 5s1, ये था उसका 5s1। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 ना आकर के सीधा कितने आ गए, 4। तो एक तो इसका ध्यान रखना, दूसरा पैलेडियम का ध्यान रखना। यहाँ ये अपने डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एस के पास 5s0 हो जाएगा। 5 में और एस में फ़र्क ही नहीं है, 5s0 और 4D10, ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। ठीक है, तो बस ये 2 ध्यान रखने। कारण क्या है, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। 4D9 था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ये ना तो एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने लग रहा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करने लग रहा है। इसके पास होने चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन 4D के पास, बट इसने लेके बैठ गया ये 4। कुछ नहीं कह सकते, एनर्जी डिफरेंस कम है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया। ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं देना। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम बात करें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि जो आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होंगी। तो पहले बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेगी। कहने का मतलब है जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेंगी। ये एस से, ये एस की प्रॉपर्टीज, ये पी की प्रॉपर्टीज, बीच में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी डी ब्लॉक की होंगी। उसके साथ साथ इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है भाई कॉम्प्लेक्स बनाने की, मेटलिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है मोस्टली मेटल से भरा हुआ है। एलॉय फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी, एलॉय फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अगर नेचर की बात करें तो डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास मोस्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। लगभग मेटल के पास जो गुण होते हैं, चाहे वो मिलिएबिलिटी की हो बात करें, चाहे डक्टिलिटी की बात करें, चाहे कंडक्टिविटी की बात करें, सारी की सारी प्रॉपर्टी ये शो करने लग रहे हैं भाई। हार्ड भी होते हैं सिवाय और
एक मरकरी है, मरकरी आपका एक लिक्विड होगा वगैरह, अदरवाइज सारे जितने भी हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हार्ड होंगे। बट ये इतने सॉलिड जो मरकरी आपका वो इतना सॉलिड नहीं, सॉलिड का तो है ही, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं बुक में दे रखी हैं, एक बार ट्राई कर लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है। बात करेंगे भाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रेंड्स होंगे उनकी बात करेंगे। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रेंड होंगे उनकी बात करेंगे। उनमें सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यहां हम बात करेंगे पहले जनरली, उसके बाद हम बात करेंगे 3D, 4D और 5D की। हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ी, हमने पी ब्लॉक के अंदर भी हम पढ़ के आए हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस वो कम होने लग रही थी। क्यों हो रही थी कम? लेफ्ट टू राइट गए, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए न्यूक्लियस के अंदर। जैसे जैसे न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े वैसे वैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा वैसे वैसे वैलेंस सेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज है वो रिड्यूस हो गया। ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट गए एटॉमिक साइज डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट मैंने बताया था यहाँ हर चीज़ उलट पुलट है। उलट पुलट का मतलब क्या है? पी ब्लॉक के अंदर बात की कि अगर एक का साइज घट रहा है ना, एक बार स्टार्टिंग में साइज घटना स्टार्ट हो गया फिर धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा वो। यहाँ पे जरूरी नहीं है घटेगा उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगा फिर एकदम से कम हो जाएगा, सब मोह माया है। क्या होगा देखो, जनरल ट्रेंड क्या वेरी करेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट बात करेंगे 3D सीरीज की। 3D सीरीज के अंदर हम बात करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ना तो एटॉमिक रेडियस है वो आपकी डिक्रीज होगी, ध्यान रखना भाई। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल यहाँ तक पहुँचे तो एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी। कह दूँ सेम तो नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। कांस्टेंट मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही सेम रहेगी, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसके बाद कॉपर से जिंक पे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। कॉपर से जिंक पे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। देखो हर चीज़ में एक ही सीरीज के अंदर एक ही पीरियड के अंदर क्या क्या वेरिएशन देखने को मिले, पहले घट गई फिर सेम रहेगी फिर बढ़ गई। कारण क्या है देखो, स्कैंडियम नंबर 21 पे है, यानी ये 21, 22, 23 और 24 यहाँ तक पहुँचे। क्या हुआ? ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका 4s और ये आपकी 3D सीरीज है भाई। ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4s। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने लग रही। क्यों? लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा, यानी यहाँ पे क्या होगा इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज रिड्यूस। एक चीज़ और ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा है, यहाँ पे अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3D1 4s2, इसका था 3D2। मैं 4s का नहीं लिख रहा भाई, सीधा 3D लिख रहा हूँ क्योंकि 4s तो एक्चुअल में भरा मिलेगा। 3D3 और 3D5, 3D1, 3D2, 3D3, 3D5। यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ था आपका D का एक इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, D का एक इलेक्ट्रॉन है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अट्रैक्शन तो क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, तो ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, साइज रिड्यूस हो गया।
लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो लगाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स या 3d ऑर्बिटल्स, वो क्या है भाई, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यूँ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक जब पहुँचे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 तक पहुँच गए। तो यहाँ इन्होंने जो शील्डिंग लगाई, शील्डिंग जो इफेक्ट था वो कैसा था भाई, पुअर। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा था, स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी तो लगा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं लगा पाया। जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या कम थी और संख्या कम होने के कारण वो इतनी ज़्यादा शील्डिंग नहीं लगा पाए। उस केस में क्या होगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा वो कम लगेगा। डिक्रीज की बजाय मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ, स्मॉल। तो स्कैंडियम से चल के क्रोमियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, सेम रेट से बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो साइज कम होना बनता था। लेकिन भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट तो लग रहा है ना। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट लग तो रहा है बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में लग रहा है। क्यों, क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कम है, कम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे, कम शील्डिंग करेंगे, कम शील्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, शील्डिंग इफेक्ट कम था। उस केस में ज़्यादा इफेक्ट किसका रह गया, न्यूक्लियर चार्ज का। तो इस केस में जो आपकी एटॉमिक रेडियस थी वो डिक्रीज हो गई। यहाँ क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका क्या कारण है, देखो यूं यूं चलते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ये बात तो कन्फर्म है, आंख मिच के बोल दियो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे पहुँचे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3d5, फिर 3d6, 3d7, 3d8, 8 तक पहुँच गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुँच गए, डी के अंदर 8 तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस ने चार्ज बढ़ाया या जितना ज़्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगान लग रहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी भाई, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो भी बढ़ गया। अब जो न्यूक्लियस था ना वो तो यहाँ पे इसको अपनी तरफ खींच रहा था, जितना न्यूक्लियर चार्ज था उतना ही शील्डिंग इफेक्ट लगने लग रहा था। अब दोनों ने क्या किया, प्लस का 5 है माइनस का 5 है, क्या हो गया, बैलेंस हो गए, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था सेम अमाउंट में, लगभग सेम अमाउंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा था। और उस केस में दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए तो एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल कांस्टेंट नहीं थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो था, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज तो था, बट ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। कारण क्या था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बढ़ गए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लग रहे थे और शील्डिंग इफेक्ट के कारण वो क्या होने लग रहे थे, रिपेल होने लग रहे थे। तो उस केस में दोनों बैलेंस हो गए तो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कॉपर से जिंक पे पहुंचे, ध्यान रखना, कॉपर से जिंक पे पहुंचे, जिंक की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, 3D सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी, जिंक की। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, ये तो अब भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा ये। बट कॉपर से जिंक पे गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, डी के पास, 3D के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, उनके सामने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कैसे टिकेंगे। उन 10 इलेक्ट्रॉन ने इकट्ठे हो गए इतनी ज़्यादा शील्डिंग लगा दी कि जो 4s के इलेक्ट्रॉन थे जो अट्रैक्ट होने लग रहे थे, वो जैसे ही नज़दीक आए 3D के, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगे तो यहाँ पे साइज क्या होगा, बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, बट कितना बढ़ा,
जो शील्डिंग इफेक्ट लगाया वो बहुत ज़्यादा लग गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो लगा 3D के इलेक्ट्रॉन ने जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि जो फोरस के इलेक्ट्रॉन थे जो आने लग रहे थे न्यूक्लियस की तरफ, अट्रैक्ट होने लग रहे थे, वो अब रिपेल होना स्टार्ट हो गए। अट्रैक्शन की बजाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो गया और इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण जो 4s के इलेक्ट्रॉन थे अब वो रिपेल होना स्टार्ट हो गए, दूर जाना स्टार्ट कर गए। दूर जाने लगे तो क्या हो गया, साइज बढ़ेगा। भाई बाहर वाली सेल है उसके इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं तो न्यूक्लियस और बाहर वाली सेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो साइज बढ़ गया। तो ध्यान रखना 3D सीरीज के अंदर पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लग रहा था। क्यों लग रहा था कम? क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, बात खत्म, साइज कम हो गया। यहाँ पे जाके से मैग्नीज से लेके निकल तक गए, साइज ऑलमोस्ट सेम। क्यों सेम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ा डी के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और दोनों ने जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब ये जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा सेम अमाउंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट लग गया, दोनों बैलेंस तो साइज सेम रह गया। कॉपर से जिंक पे जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि डी के पास यहाँ पे डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत ज़ोरदार स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा इन्होंने, बहुत मजबूत शील्डिंग कर दी। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, बट इसके कंपैरिजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा था। उस केस में 4s के इलेक्ट्रॉन और 3D के इलेक्ट्रॉन के बीच में हो गया रिपल्सन हो गया तो इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगे, इलेक्ट्रॉन दूर गए तो साइज बढ़ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे, चलो ये तो 3D की बात होगी। 3D के बाद अगर हम बात करें 4D की, ये आपका 4D और ये आपका 5D। जितना दे रखा है उतना ही बता देता हूँ एक बार। 4D के अंदर भी ये ट्रेंड तो सेम फॉलो करेगा। तीसरे से चौथे पे आएंगे, चौथे से पाँचवें पे, यानी ये आप 4th पीरियड की बात होने लग रही है यहाँ पे, यहाँ 5th पीरियड और यहाँ 6th पीरियड। 3D सीरीज की एटॉमिक रेडियस से बड़ी रहेगी 4D की और 4D से बड़ी रहेगी 5। मतलब ये कह सकते हैं कि 4D और 5D एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D। मतलब 4D और 5D का जो साइज है, एटॉमिक रेडियस है, 4D सीरीज और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस है वो 3D जो सीरीज है उसकी एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होगी। ऊपर से नीचे आ रहे, कॉमन सी बात है, ऊपर से नीचे आएंगे सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। तो 3D का साइज अगर पूछा जाए कि 3D सीरीज के कंपैरिजन में 4D और 5D का ज़्यादा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, और आउटर मोस्ट सेल और इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ने से साइज आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक चीज़ आती है कि 4D और 5D की जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है। 4D और 5D सीरीज हैं उनकी एटॉमिक रेडियस 3D की तो बहुत आगे पीछे रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। 4D और 5D की आपस में अगर इनका कंपैरिजन करें, तीनों का कंपैरिजन करें तो 3D की छोटी है, फिर 4D 5D, बट 4D और 5D का जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। कारण क्या है? यहाँ एक रीजन आएगा जिसका नाम है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, लगता कैसे है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे जब हम एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D आर ऑलमोस्ट सेम, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। है क्या लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण, मैं यूँ कहूँ एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज का डिक्रीज हो जाना, वो कहलाता है आपका लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी बात होने लग रही है? लेंथेनोइड की। मैं बताऊंगा ये लेंथेनोइड आए कहाँ से, लेंथेनोइड नाम कहाँ से पढ़े इनका, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
फिलहाल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट है जिनको हमने नाम दिया लेंथेनोइड। क्या नाम दिया भाई? लेंथेनोइड। या 4F की बात करें, थोड़ा सा वेट करो मैं बताता हूं। फिलहाल इतना पता होना चाहिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनोइड, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनोइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेंथेनोइड का साइज डिक्रीज हो जाना। लेंथेनोइड के जो एलिमेंट, लेंथेनोइड बोलते हैं जिनको, कुछ एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं, उनका साइज है ना वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? किसके साथ कम होगा? वो कम होगा एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उन लेंथेनोइड के जो एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। उसको बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनकी एटॉमिक रेडियस 4d और 5d की एटॉमिक रेडियस सेम क्यों है? ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनोइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये रहेगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं बताता हूं ये लेंथेनोइड हैं कौन से। देखो लेंथेनोइड कौन से होंगे भाई, क्यों नाम दिया इनको लेंथेनोइड, कहाँ से आए ये, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? देखो 3D सीरीज की बात की, स्कैंडियम से स्टार्ट हुए 21 नंबर से और जिंक पे ख़त्म जाके 30 पे। 4D सीरीज की बात हुई, ये ट्रिम से स्टार्ट हुए 39 से और कैडमियम पे जाके ख़त्म हो गए 48 पे। ठीक है, 5D सीरीज की बात हुई, जैसे 5D पे आए यहाँ पे एक एलिमेंट आया लेंथेनम, एटॉमिक नंबर था 57। ध्यान से सुनना, जब 5D सीरीज की बात करने लग रहे हैं, 3D 4D तक तो ठीक था, सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था। जैसे ही 5D पे आए एक एलिमेंट आया 57 नंबर पे लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 58 नंबर का जो एलिमेंट था, क्योंकि ये तो 57 था, यहाँ पे 39, उसके बाद 40, 41, 42, 43 अप टू 48, 22 अप टू 30 कंटिन्यू चल रहे थे। 57 के बाद 58वां एलिमेंट उठाया गया और जैसे ही 58 एलिमेंट वाला एलिमेंट उठाया गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D की बात होने लग रही है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना किस में चाहिए था? 5D में। भाई 5D सीरीज की बात होने लग रही, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? 5D में। बट जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने लग रहा था 4F के अंदर। 57 तक तो कहानी ठीक थी, ये 58 वाला आया, इसने दिक्कत पैदा कर दी। क्या हुआ कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो इसका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? भाई 5D सीरीज, 3D सीरीज की बात की तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया, 4D सीरीज की बात की लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में गया, 5D की बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था? 5D में। गया कहाँ पे? 4F के अंदर। दिक्कत आ गई, कोई नहीं, हो सकता है गलती होगी हो, 59 वाला उठाया गया, फिर देखा गया इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? 5D में। गया कहाँ पे? इसने भी नहीं माने किसी, 4F के अंदर गया। यूं करते करते 71 तक चले गए। जब एलिमेंट 71 वाला उठाया गया वो भी, उसने भी नहीं मानी किसी की, उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4F के अंदर। बात आई भाई बहुत देर हो गई है, वो एक और उठा लो 72, नाम था हाफनियम। इस एलिमेंट को उठाया गया, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने लग रहा था 5D के अंदर। मान गए भाई, खुश हो गया बुकैम्बो, खुश हो गया यहाँ पे। क्यों? 57 के बाद 72 वाला एलिमेंट ऐसा था जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D के अंदर जाने लग रहा था। बीच के जो 14 एलिमेंट थे उन 14 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया और हर बार लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर जाने लग रहा था। इसलिए उन एलिमेंट्स को जिनका, वो जो 14 एलिमेंट थे, पता नहीं यहाँ तक दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F के अंदर जाने लग रहा था उन 14 एलिमेंट को, ये 14 एलिमेंट थे भाई, इन 14 एलिमेंट को एक नया नाम दे दिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? 4F के अंदर। एक नई सीरीज बना दी, नाम रख दिया 4F सीरीज, नाम रख दिया
4f सीरीज। अब इनकी ये किसके बाद आए थे? लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट थे ना, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट थे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर जाने लग रहा था। 4f में गया, सीरीज का नाम रख दिया 4f सीरीज। एक नाम और दे दिया इनको और वो नाम था लेंथेनोइड, वो नाम था लेंथेनोइड। क्यों नाम दिया लेंथेनोइड? कारण क्या था कि ये किसके बाद आए थे? लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट ऐसे थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया था, तो इसलिए नाम दे दिया लेंथेनोइड। पीरियोडिक टेबल के अंदर ध्यान दिया होगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर दो आपको ऐसे छोटी छोटी टेबल नीचे दी हुई मिलेंगी। इसका नाम 4f, इसका नाम 5f। ये 4f सीरीज, ये 5f सीरीज। यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है ये आपका 58 से चल के 71 तक रहेगा। 58 से 71, 14 एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में, नाम रखा लेंथेनोइड। बता दिया है भाई, अब बार बार नहीं बताऊंगा, लेंथेनोइड ये लिख रखे हैं, ठीक है। पूरा तो स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई। अब उसके बाद चलो ये तो कहानी आ गई, ये कहानी तो पता लग गई कि 5d सीरीज के अंदर लेंथेनम 57 के बाद 72 और यूं करते करते फिर चले गए आप 80 के अंदर मरकरी के पास। उसके बाद कंटिन्यू हो गया। चलो उसके बाद 89 नंबर पे जब 6d की बात हुई, 6d की बात हुई, यहाँ पे एक एलिमेंट था, नाम था एक्टिनियम। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई। 6d सीरीज के अंदर एक एलिमेंट था, नाम था एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। जैसे ही इससे अगला एलिमेंट उठाया 90 वाला, अब एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था? 6d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में जाना चाहिए था, बट यहाँ भी गड़बड़ी होगी, गड़बड़ेशन होगी। क्या होगी? किस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? 5f के अंदर गया। बड़े पंगे हुए। चलो कोई नहीं, हो सकता है बाई मिस्टेक हो। 91 वाला एलिमेंट उठाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा था? 5f के अंदर, मारे गए। यूं करते 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 हम पहुंच गए 103 तक। जैसे ही 103 पे पहुंचे, यहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4f के अंदर। तो ये 89 के बाद एक्टिनियम था, 89 नंबर था, 89 के बाद के जो 14 एलिमेंट थे, यानी 90 से चल के 103 तक ये जो 14 एलिमेंट थे, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग रहा था? 5f के अंदर। नाम रखा गया 5f सीरीज। आजकल तो वेब सीरीज चल रही है, ये कौन सी है भाई? 5f सीरीज। क्यों रखा गया 5f सीरीज नाम, क्यों दिया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग रहा था? 5f के अंदर। अब जैसे लेंथेनोइड के बाद के 14 एलिमेंट ऐसे थे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाने लग रहा था, नाम रख दिया लेंथेनोइड। यहाँ एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट ऐसे थे जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f के अंदर जाने लग रहा था, एक छोटा सा नाम दे दिया एक्टिनोइड्स। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट थे, नाम दिया लेंथेनोइड। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट थे जो 5f में जाने लग रहा था, नाम रखा एक्टिनोइड्स। तो ये था लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स, 4f सीरीज और 5f सीरीज। एटॉमिक रेडियस होगी आपकी, और ये थोड़ा सा बता दिया कि जो एक्टिनोइड हैं और लेंथेनोइड हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दो सीरीज दी गई है वो आई कहाँ से थी, कैसे आई थी, क्यों आई थी, उन सब का कारण ये था। ठीक है भाई। तो ये जो आपके एक्टिनियम के बाद 89 के बाद जो एलिमेंट आया, 89 के बाद जो एलिमेंट आया वो था आपका 104 वाला, क्योंकि 103 तक तो आपके एक्टिनोइड बन गए। उसके बाद 112 तक ये चलता रहा, पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट के नाम याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और थोड़ी सी जानकारी आपकी 4f और 5 सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं भाई, वैसे वीडियो शायद थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी होगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद जिक्र नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डेंसिटी की, क्योंकि अगर दूसरी प्रॉपर्टी उठा ली तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बात करेंगे डेंसिटी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है भाई डेंसिटी का। क्या है डेंसिटी? फार्मूला क्या हो भाई? मास बटे वॉल्यूम।
अब जो 3D सीरीज आपकी स्कैंडियम से चल के जिंक तक गए, सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास तो बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट गए, 21 से लेके 30 तक गए, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गए, साइज, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गए तो मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट गए, 3D सीरीज की बात करने लग रहे हैं, लेफ्ट टू राइट गए, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा ही होगा। अच्छा, एक हमने एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होने लग रहा है, कम। भाई एटॉमिक रेडियस क्या होगा, अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस डिक्रीज हुई थी ना, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक डिक्रीज हुई थी, फिर आपकी ऑलमोस्ट सेम थी, तो यानी मैं बात करूं कॉपर तक तो लगभग डिक्रीज ही होने लग रही थी, इंक्रीज कहाँ पे हुई थी, जाके जिंक पे। तो यहाँ से लेके कॉपर तक, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लग रहा था, डिक्रीज होने लग रहा था। मतलब अगर साइज डिक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या, वॉल्यूम का डिक्रीज होना। गुब्बारा है, फुलाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी। जैसे ही उसकी हवा निकालोगे साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा मतलब उसकी वॉल्यूम कम। मास ज़्यादा है, वॉल्यूम है वो कम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई। जब अंश और हर होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, सीधी सी बात है, उत्तर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी। ध्यान रखना, डेंसिटी की बात आ जाए, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्कैंडियम से लेके कॉपर तक डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज है वो डिक्रीज होने लग रहा है, साइज रिड्यूस होने लग रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम है वो कम होने लग रही है, मास बढ़ने लग रहा है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम क्या होगी आपकी, डेंसिटी बढ़ेगी। अरे मास बढ़ गया, वॉल्यूम कम है, मास तो बढ़ने लग रहा है, वॉल्यूम कम होती जाने लग रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आंसर तो बड़ा ही आएगा, डेंसिटी बढ़ेगी। जिंक पे आए, जिंक पे आते ही डेंसिटी एकदम से डाउन मारेगी। क्यों, हमने पढ़ा जिंक का साइज सबसे बड़ा था, 3D सीरीज के अंदर जिंक का साइज सबसे बड़ा था। साइज बड़ा होने का कारण क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब यहाँ पे मास बढ़ा है, मास तो सेम रेट से बढ़ रहा था, कोई बात नहीं, मास तो इंक्रीज कर रहा था, बट अब की बार क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गई। वॉल्यूम, साइज बढ़ गया तो सीधी सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही थी तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट टाइम लास्ट में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, मास तो सेम रेट से बढ़ ही रहा था, अब की बार बढ़ कौन गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम। तो ध्यान रखना, डेंसिटी की बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी बढ़ेगी, बट जिंक की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, सबसे कम। सबसे कम क्यों, जिंक का साइज बड़ा, जिंक का साइज बड़ा होने के कारण उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होगी। यहाँ तक कर लेना भाई, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बाकी की जो ट्रेंड्स हैं कुछ, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट का हो, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी का हो, कलर कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी उनकी, ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक कर लेना अच्छे से, उम्मीद करता हूँ सही से समझ आ गया होगा, ना आया तो पूछ लेना भाई, जैसे तैसे पूछा जाए। और चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।